हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। झारखंड सरकार की सबसे बड़ी योजना मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना में 56,61,000 से घटकर 50 लाख तक सीमित हो गई। ऐसे में सवाल है कि आखिर उन लाभुकों का क्या हुआ? उनका नाम क्यों होल्ड पर रख दिया गया? आखिर अब कैसे पैसा दिया जाएगा? इस खबर में यह जानकारी देंगे कि जिनके नाम होल्ड किए गए हैं उन्हें योजना का बकाया किस्त कैसे मिलेगा। चलिए बताते हैं कि योजना में दिक्कत कहां आई है और पैसा क्यों नहीं भेजा जा रहा है। सबसे पहले इस योजना की शुरुआत में 56 लाख से अधिक लाभुक को लगातार 4 माह तक पैसा भेजा गया। सभी खुश थे। सभी महिलाएं हर माह अपने पैसे का निकासी कर अपने काम कर रही थीं। कोई बच्चों को पढ़ाने में इस्तेमाल कर रहा था तो कोई अपने घर के काम को निपटा रहा था। इस बीच घोषणा हुई और राशि बढ़ाकर 2500 कर दिया गया, जिससे खुशी और भी बढ़ गई। सभी हेमंत सरकार की तारीफ करते थक नहीं रहे थे, लेकिन शुरुआत में 2 माह तक 2500 मिला। इसके बाद जब सभी के खाते में 7,500 रुपये पहुंचे तो बड़ी संख्या में ऐसी लाभुक थी जो इंतजार में बैठी थी। आखिर पैसा कब आएगा? लेकिन इनका इंतजार अभी तक जारी है। अब सवाल है कि विभाग की ओर से क्या कारण बताया गया? पैसा जाएगा या नहीं, इस पर क्या दिशा निर्देश है? क्योंकि ऐसी लाभुक की संख्या लाखों है। इसके पीछे की वजह क्या है और कैसे उन लाभुक को किस्त मिलेगी, इसका जवाब बताते हैं। इस योजना में कई निर्देश शुरुआत में ही जारी किया गया था। जब योजना की शुरुआत की गई उसमें बताया गया कि योजना का लाभ लेने वालों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता जरूरी है। अगर इसमें से कोई भी पेपर आपके पास मौजूद नहीं रहेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप टैक्स जमा करते हैं, आपके घर का कोई भी व्यक्ति जिसका नाम राशन कार्ड में है वह भी अगर टैक्स जमा करते हैं तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके परिवार में सरकारी नौकरी है या कोई और पेंशन का लाभ मिल रहा है, जैसे कि कोई किसी सरकारी संस्था से रिटायर हुए हो, तब भी आप योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगी। अगर आप इस सभी बिंदुओं को पूरा करती है, आपका राशन कार्ड है और कोई भी टैक्स जमा नहीं करता, साथ ही कोई पेंशन नहीं लेता हो, तब भी पैसा नहीं पहुंच रहा है, ऐसे में आपको अपने बैंक में जाकर अपने आधार कार्ड को चेक कराना है कि वह लिंक है या नहीं। साथ ही यह जानकारी लें कि कोई दूसरा बैंक खाता तो नहीं है। इसकी जानकारी आपको प्रज्ञा केंद्र से भी मिल जाएगी, जिसमें चेक कराया जा सकता है कि आधार कार्ड पर कितने बैंक खाता है। अगर एक से अधिक आपके बैंक खाता है तो योजना की किस्त नहीं जाएगी। इसके अलावा अपने राशन कार्ड में KYC चेक कराएं। इसके बाद आपके बैंक खाते में बकाया पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा। सभी बकाया किस्त भी भेज दी जाएगी। यह काम जल्दी करना होगा, नहीं तो आपके योजना के आवेदन को ही विभाग रद्द कर देगा। इसके बाद फिर आपको नया आवेदन करना होगा, जिसके लिए आपको फिलहाल और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना में एक है झारखंड नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसे अनाथ और विकलांग छात्र उच्च शिक्षा के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये योजना साल 2024 में शुरू की गई है, जिसके तहत झारखंड के अनाथ और विकलांग छात्र को 10 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। योजना का उद्देश्य अनाथ और विकलांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस वित्तीय सहायता से छात्र बिना किसी वित्तीय बाधा के अपनी उच्च शिक्षा कर सकते हैं। वहीं योजना के तहत आवेदन करने के लिए झारखंड का मूल निवासी होना जरूरी है। सताही आवेदक या तो विकलांग या अनाथ होना चाहिए और उसकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा होने की संभावना है।
हालांकि आवेदक अगर पहले से ही इसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा हो या अन्य योजनाओं से लाभान्वित हों और आवेदक के माता पिता राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी: निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति, पासपोर्ट आकार का फोटो, मोबाइल नंबर, संस्था से अनुशंसा यदि हो, पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र, अनाथ प्रमाण पत्र। नोट: अभी योजना के आवेदन से जुड़ी कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। विभाग द्वारा आवेदन की प्रक्रिया जारी होने के बाद अपडेट दिया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएसी ने 10वीं बोर्ड 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें 91.71% बच्चे पास हुए हैं। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की मौजूदगी में रिजल्ट जारी किया गया। छात्र आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com और jc.jcharkhand.gov.in पर रोल नंबर और रोल कोड के जरिए भी अपना मार्कशीट देख सकते हैं। वहीं इस बार भी छात्राओं ने परीक्षा में छात्रों को पछाड़ दिया है। इस बार के जैक बोर्ड 10वीं के रिजल्ट की बात की जाए तो 5 ग्रामीण जिलों को बेहतर रिजल्ट रहा, जिसमें कोडरमा, पाकुड़ जामताड़ा, लातेहार और आर साहिबगंज शामिल है। आपको बता दें कि कुल 4,33,084 144 परीक्षार्थियों में से 4,33,488 इस बार परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें 3,95,755 छात्र पास हुए हैं। अगर डिवीजन वाइज रिजल्ट की बात करें तो इस बार 10वीं की परीक्षा में 2,21,140 छात्र फर्स्ट डिवीजन से, 1,05,794 छात्र सेकंड डिवीजन से और 17,000 छात्र थर्ड डिवीजन से 521 बच्चे थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। जानें रिजल्ट कैसे चेक करें। आधिकारिक वेबसाइट से jc.jcharkhand.gov.in और jcresults.com पर चेक करें। SMS के जरिए देखें रिजल्ट। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जेएसी बोर्ड ने रिजल्ट चेक करने के लिए SMS की सुविधा भी दी है। मोबाइल में टाइप करें JCHI10 स्पेस रोल नंबर, फिर इसे 567675 पर भेजें। कुछ ही देर में आपका रिजल्ट आपके मोबाइल पर आ जाएगा। आप डिजिलॉकर से डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिलॉकर से रिजल्ट डाउनलोड करें। डिजिलॉकर डाउनलोड करें और आधार नंबर या मोबाइल नंबर से उसमें लॉग इन करें। एजुकेशन सेक्शन में जाकर बोर्ड में जाकर जेएसी बोर्ड चुनें। पूछी जा रही सभी जानकारी भरें और मार्कशीट डाउनलोड करें। झारखंड के बच्चे बच्चे से लेकर महिला पुरुष बूढ़े बुजुर्ग सिर्फ एक इंसान को सुनने के लिए हजारों की भीड़ में एकजुट हो जाते हैं। एक इंसान जो आज टाइगर के नाम से राज्य ही नहीं बल्कि दिल्ली तक मशहूर हो चुका है, वो है टाइगर जयराम महतो। जयराम महतो मौजूदा समय में डुमरी विधानसभा के विधायक और अपनी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो हैं। प्रारंभिक जीवन 27 सितंबर 1994 को धनबाद जिला के परास पहाड़ के समीप गांव मांटाड़ तोपचांची में टाइगर का जन्म हुआ था। जयराम महतो की शिक्षा एक साधारण स्कूल से हुई थी, लेकिन अपने आसपास हो रही सामाजिक व्यवस्था पर शुरू से ही उनकी खूब नजर रही है। आंदोलनकारी पिता का पुत्र होने के कारण भी हमेशा से ही उनके मन में राज्य और राज्य के लोगों के प्रति एक अलग जगह रही है। ऐसे में जयराम महतो ने अपने जवानी के दिनों में ऐश मौज नहीं बल्कि अपने पिता की तरह आंदोलन का ही रास्ता चुना। छात्र आंदोलन से नेता बने जयराम झारखंड में स्थान नीति और छात्र आंदोलन से उभरे जयराम महतो धीरे धीरे सैकड़ों, हजारों और फिर लाखों झारखंडियों की आवाज बनकर नेता के रूप में कब खड़े हो गए, ये बात शायद समझना मुश्किल है। अब राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की बदहाली कोई नई बात तो है नहीं। पेपर लीक, समय पर परीक्षा न होना और परिणाम प्रकाशन में देरी जैसे कारणों को लेकर जयराम महतो पहले छात्र नेता और फिर झारखंड की मुख्य राजनीति में उन्होंने कदम रखा। पर बाकी राजनेता और जयराम महतो में कई अंतर थे। बोली विचार के साथ साथ पहनावे में भी जयराम शुरू से ही काफी अलग रहे हैं। आमतौर पर नेताओं की कल्पना सफेद कुर्ते में ही की जाती है, पर ऐसे नेताओं के पहनावे से कोसों दूर जयराम महतो तो सिर्फ शर्ट जीन्स में चलने वाले किसी साधारण व्यक्ति की तरह झारखंड की जनता पर राज करने लगे थे।
चुनावी सफर। साल 2023 में उन्होंने अपनी पार्टी झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति बनाई। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में जयराम महतो ने गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, पर हारने के बावजूद जयराम महतो झारखंड की राजनीति में नए हीरो बनकर सामने आए। गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे जेबीकेएसएस के जयराम महतो ने 3,47,322 वोट लाकर यह साबित कर दिया था कि झारखंड की राजनीति में आने वाले समय में वे बड़ा बदलाव करने वाले हैं। फिर आया झारखंड में विधानसभा चुनाव का समय, जब जेबीकेएसएस से जेएलकेएम यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा बनी और पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो ने विधानसभा चुनाव में अपने कदम रखे। उन्होंने डुमरी और बेरमो दोनों विधानसभा सीटों से पर्चा भरा था, पर उन्हें जीत सिर्फ डुमरी सीट पर मिली। अब मौजूदा समय में जयराम महतो डुमरी के विधायक हैं और लगातार कभी जनता दरबार के जरिए तो कभी किसी और माध्यम से लोगों की परेशानियां का हल निकालते नजर आते हैं। हजारीबाग पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम राहुल कुमार उर्फ रॉकी उर्फ दीपक कुमार दास और शिव कुमार उर्फ शिवा बताए गए। दोनों चतरा के रहने वाले हैं। राह चलते कारोबारियों के साथ हथियार के दम पर लूटपाट करना इन दोनों की फितरत है। इन दोनों के पास से एक लोडेड देशी पिस्टल एवं मैगजीन, 3 जिंदा गोलियां, बिना नंबर की 2 बाइक और 5 मोबाइल फोन जब्त किया है। पेट्रोल पंप के मैनेजर को गोली मारकर 14 लाख रुपए लूटने में भी ये दोनों शामिल थे। इस बात का खुलासा आज यानी मंगलवार को हजारीबाग के पुलिस कप्तान अरविंद कुमार ने किया। एसपी ने मीडिया को बताया कि उन्हें इंफॉर्मेशन मिली थी कि ईचाक थाना क्षेत्र के रहिया मोड़ के पास 2 लड़के घूम रहे हैं। उनके पास हथियार भी है। उनके इरादे नेक ही लग रहे। मिली इंफॉर्मेशन पर एसपी अमित आनंद की देखरेख में टीम गठित की गई। गठित टीम ने इचाक थाना क्षेत्र के कई इलाकों में गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। इसी बीच दिन के करीब 1 बढ़कर 10 मिनट पर रहिया मोड़ के पास एक बिना नंबर की काले रंग की बाइक पर सवार 2 शख्स पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो बाइक छोड़कर जंगल में घुस गए। पुलिस ने खदेड़कर दोनों को धर दबोचा। तलाशी लेने पर राहुल कुमार उर्फ रॉकी के कमर में खोसा हुआ 7.56 बोर का लोडेड देशी पिस्टल बरामद हुआ। वहीं दोनों ने पुलिस को बताया कि रहिया मोड़ में डाट बाजार में आने जाने वाले व्यापारियों को लूटने के मकसद यहां आए थे। कड़ाई से पूछताछ करने पर इन दोनों ने और भी कई राज जुगले। बीते महीने ईचाक थाना क्षेत्र के सिनुआ के पास सालपर्णी पेट्रोल पंप के मैनेजर को गोली मारकर 14 लाख रुपये लूटने में भी यही दोनों शामिल थे। इनकी निशानदेही पर उस घटना में प्रयुक्त हथियार एवं बाइक जब्त कर लिया गया। झारखंड सरकार बेटियों के उज्जवल भविष्य और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। इन्हीं प्रयासों का एक सफल उदाहरण है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, जो साल 2019 से चल रही है और अब तक 9 लाख से अधिक लड़कियों को आर्थिक सहायता का लाभ दे चुकी है। यह योजना न सिर्फ बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक कर रही है, बल्कि बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों को रोकने में भी अहम भूमिका निभा रही है। इसका उद्देश्य लड़कियों को पढ़ाई में बनाए रखना, स्कूल ड्रॉप आउट दर कम करना और उन्हें स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। इस योजना के तहत किशोरियों को कुल 40,000 रुपये तक की राशि 6 किस्तों में दी जाती है। कक्षा 8 पास करने पर 2,500 रुपये, 9 पास करने पर 2,500 रुपये कक्षा, 10 पास करने पर 5,000 रुपये कक्षा, 11 पास करने पर 5,000 रुपये कक्षा, 12 पास करने पर 5,000 रुपये, 18 से 19 वर्ष की उम्र तक अविवाहित रहने पर 20,000 रुपये की एक मुश्त राशि। यह पूरी सहायता सीधे बालिका के बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में भेजी जाती है। कौन ले सकता है लाभ? लाभार्थी झारखंड की स्थायी निवासी होनी चाहिए। वह सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 8 से 12वीं तक पढ़ाई कर रही हो, परिवार आयकर न देता हो और न ही परिवार में कोई सरकारी नौकरी में हो। आधार कार्ड, निवास और आय प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट होना जरूरी। बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता होना अनिवार्य। कैसे करें आवेदन? ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट savitribaipksy.jharkhand.gov.in पर जाकर पंजीकरण करें। ऑफलाइन
अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र या विद्यालय से संपर्क कर फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना की वजह से लड़कियों की पढ़ाई छोड़ने की दर में गिरावट आई है और बाल विवाह के मामलों में भी काफी कमी देखी गई है। इससे साफ है कि यह योजना बेटियों के जीवन को संवारने में मील का पत्थर साबित हो रही है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना केवल एक आर्थिक सहायता योजना नहीं, बल्कि झारखंड की बेटियों को आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाने की एक मजबूत पहल है। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए सभी 7 आईटीआर फॉर्म, आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक और आईटीआर वी फॉर्म जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं, 19 मई को एक नया फॉर्म आईटीआर यू भी लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए टैक्सपेयर्स पिछले 48 महीनों तक की पुरानी या गलत रिटर्न्स को सही कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं? जवाब है नहीं। असल में भले ही फॉर्म्स डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन आयकर विभाग की वेबसाइट पर इन्हें फाइल करने वाली जो सुविधाएं होती हैं, जिन्हें आईटीआर ई फाइलिंग यूटिलिटीज कहा जाता है, वो फिलहाल काम नहीं कर रही हैं। यानी फॉर्म्स तो हैं, लेकिन उन्हें जमा करने का रास्ता अभी नहीं खुला। क्या होती हैं आईटीआर ई फाइलिंग यूटिलिटीज? आईटीआर फाइल करने के लिए आयकर विभाग 3 तरीके देता है। 1. ऑनलाइन यूटिलिटी, ज्यादातर सामान्य टैक्स पेयर्स के लिए। 2. ऑफलाइन यूटिलिटी, JSON फॉर्मेट। 3. एक्सेल यूटिलिटी। पिछले साल लगभग 43.82% टैक्स पेयर्स ने इसी तरीके से अपना आईटीआर फाइल किया था। ऑनलाइन या एक्सेल टूल्स में आपको पहले यूटिलिटी डाउनलोड करनी होती है, कंप्यूटर पर फॉर्म भरना होता है और फिर उसे वेबसाइट पर अपलोड करके सबमिट करना होता है। इस साल क्यों हो रही है देरी? हालांकि आयकर विभाग ने कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस साल आईटीआर फॉर्म्स में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जैसे आईटीआर यू फॉर्म, जिस वजह से यूटिलिटीज को अपडेट करने में समय लग रहा है। क्या डेडलाइन बढ़ सकती है? बहुत से लोग सोच रहे हैं कि कहीं फाइलिंग की डेडलाइन तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसकी संभावना कम है। आमतौर पर टैक्स पेयर्स जून-जुलाई में ही रिटर्न फाइल करते हैं और विभाग के पास अब भी तैयारी के लिए समय है। आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख जो लोग ऑडिट के दायरे में नहीं आते, उनके लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है। इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर लेट फाइन लग सकता है। इसलिए अभी के लिए आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपने सही फॉर्म चुना है और बाकी जानकारियों की जांच कर लें। जैसे ही यूटिलिटी चालू होगी, तुरंत फाइलिंग कर पाएं। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के राज्य स्तरीय आंदोलन के ठीक एक दिन बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर सरना धर्म कोड की मांग की और सरना धर्म कोड नहीं लागू करने पर जनगणना नहीं होने तक की धमकी दी है। लगातार 2 दिनों से सरना धर्म कोड को लेकर चल रहे इस आंदोलन के पीछे की वजह भले ही केंद्र की भाजपा सरकार पर मांग को पूरा करवाने के लिए दबाव बनाना है, लेकिन अंदरूनी बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों दल के द्वारा जारी संयुक्त घोषणा पत्र 7 निश्चय में इसे प्रमुख एजेंडा में रखा गया था। इसके अलावे दोनों दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र में भी प्रमुखता से इस मुद्दे को रखकर जनता का दिल जीतने की कोशिश की थी। सरना धर्म कोड को झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी अपना पुराना मुद्दा मान रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस के इस मुद्दे पर मुखर होने के बाद कहीं ना कहीं जेएमएम के अंदर खलबली मच गई है। इसके बाद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है। हालांकि इस मुद्दे पर दोनों दलों के द्वारा किए जा रहे अलग अलग आंदोलन को पार्टी नेता सही बता रहे हैं। इस संबंध में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे कहते हैं कि इंडिया गठबंधन चाहती है कि यह धर्म कोड लागू हो, इसलिए सभी दल अपने अपने स्तर से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, उसी के तहत लोग अपने मंच से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं जेएमएम विधायक अमित महतो कहते हैं कि यह हमारी पुरानी मांग है और समय समय पर उठती रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा विधानसभा से इसे पास कराकर केंद्र को भेजा गया था,
मगर केंद्र सरकार के द्वारा अनदेखी की जा रही है। यदि सरना धर्म कोड को लागू नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में दिल्ली तक वृहत रूप में प्रदर्शन होगा। अलग अलग आंदोलन को गठबंधन के अंदर किसी तरह के मतभेद होने से इनकार करते हुए अमित महतो ने कहा कि इस मुद्दे पर भी हम दोनों दल एक साथ हैं। हम लोगों का मानना है कि जातिगत जनगणना होने से पहले सरना धर्म कोड लागू किया जाए। गंभीर बीमारी होने पर अलग अलग दवा दी जाती है। राकेश सिन्हा इधर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा चलाए जा रहे हैं आंदोलन को सही बताते हुए कहा है कि जब बीमारी गंभीर हो तो कई दवाई दी जाती है। इसी के तहत हम लोगों ने कल आंदोलन के जरिए केंद्र सरकार को दवाई देने का काम किया है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दूसरी दवाई देने का काम किया है। इससे भी नहीं होगा तो दिल्ली में जंतर मंत्र पर और राष्ट्रपति से मिलकर सरना धर्म कोड को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की आलोचना करते हुए नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में धर्मांतरण रोके बिना सरना धर्म कोड की मांग करना बेतुका है। उन्होंने 2011 की जनगणना का हवाला देते हुए कहा कि उस समय राज्य में आदिवासियों की संख्या 86,45,000 थी, जिसका 15.48% आबादी क्रिश्चियन बन चुकी है। उन्होंने कहा कि यदि जनजातीय को अलग अलग देखें तो उरांव की 36% आबादी क्रिश्चियन बन चुकी है। मुंडा, जिसमें पात्र मुंडा शामिल हैं, 33% ईसाई बन चुके हैं। संथाल 0.85% ईसाई बन चुका है। इसी तरह हो जनजाति में 2.14% और खरिया 67.92% ईसाई बन चुका है। उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह धर्मांतरण होता रहा तो सरना धर्म कौन मानेंगे। सरना तो वही लिखेंगे जो मरांग बुरु को मानते हैं और सरना मां को मानते हैं। जब क्रिश्चियन बन जाते हैं तो यह सब चीजों को वह छोड़ देते हैं। बहरहाल सरना धर्म कोड को लेकर सियासत तेज है और इसकी गूंज झारखंड से निकलकर आने वाले समय में दिल्ली तक पहुंचने वाली है। हजारीबाग मेन जैक 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद हजारीबाग में जश्न का माहौल है। हजारीबाग इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने एक बार फिर परचम लहराया है। इसी विद्यालय से स्टेट टॉपर गीतांजलि भी हैं। साथ ही विद्यालय की अन्य छात्राओं ने भी टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया है। हजारीबाग के इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय को टॉपर्स की फैक्ट्री भी कहा जाता है। हर साल की तरह इस बार भी विद्यालय ने इतिहास रचा है और विद्यालय का डंका पूरे राज्य भर में बजा है। टॉप 5 में विद्यालय की छात्राओं ने बनाई जगह विद्यालय की छात्रा गीतांजलि ने 493 अंक लाकर राज्य भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं दूसरे स्थान पर ऋतु कुमारी, अमृता गुप्ता और पूजा कुमारी हैं। यह तीनों छात्राएं 491 अंक लाकर दूसरे स्थान पर रहीं। वहीं शिवानी कुमारी ने 489 अंक लाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अर्थात पहले से लेकर तीसरा स्थान तक इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग की छात्राओं ने अपनी जगह बनाई है। चौथे स्थान पर श्रेया कुमारी और साक्षी कुमारी है। दोनों ने 488 अंक हासिल किया है। वहीं वर्षा कुमारी, तनिष्का कुमारी और कोमल कुमारी राज्य में 5वां स्थान हासिल किया है। तीनों छात्राओं को 487 अंक मिले हैं। जैक 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद विद्यालय में जश्न का माहौल है। विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षकों में खुशी की लहर। रिजल्ट जारी होने के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक सह इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय के प्राचार्य प्रवीण रंजन विद्यालय पहुंचे और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय राज्य भर में पिछले कई सालों से टॉपर्स देते आया है। इस बार भी विद्यालय ने साबित कर दिया कि यह उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र है। इसी का परिणाम है कि टॉप 5 में 10 छात्राओं ने अपनी जगह बनाई है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के अथक मेहनत से इस मुकाम का हासिल किया है और विद्यालय का नाम रोशन किया है। वहीं विद्यालय की हिंदी शिक्षिका रेणु ठाकुर ने कहा कि 6ठी क्लास में प्रवेश लेने का यहां प्रावधान है। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र से भी बेटियां यहां पढ़ाई करने के लिए पहुंचती हैं।
छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने के लिए यहाँ के शिक्षक काफी मेहनत करते हैं। विद्यार्थी भी मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। इसका ही परिणाम है कि इस बार इस विद्यालय ने टॉपर दिया है। उन्होंने गीतांजलि को समेत सभी छात्राएं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। शिक्षिका रेणु ठाकुर का यह भी कहना है कि विद्यालय में 3 बार परीक्षा आयोजित की जाती है ताकि परीक्षा की तैयारी भी बेहतरीन ढंग से हो सके। छात्राओं की बेहतरी के लिए नए नए प्रयास किए जाते हैं, जिससे बेहतर रिजल्ट सामने आता है। उन्होंने कहा कि यही कामना है कि आने वाले समय में भी विद्यालय की छात्राएं बेहतर करें। गीतांजलि के प्रदर्शन पर परिजनों ने जताया हर्ष। ईटीवी भारत ने फोन पर स्टेट टॉपर गीतांजलि के परिजनों से संपर्क किया। परिजनों ने बताया कि गीतांजलि नीट की तैयारी कर रही है। परिजनों ने बताया कि बेटी ने आज पिता का नाम रोशन किया है। पूरा भवनाथपुर आज गीतांजलि पर गर्व कर रहा है। बता दें कि स्टेट टॉपर गीतांजलि झारखंड के गढ़वा जिले के भवनाथपुर की रहने वाली हैं।